Hello everyone. Let's now start with the next part within marginal utility analysis, that is demand. See, it is a part of marginal utility analysis because law of demand is based on marginal utility analysis. Marginal utility analysis was provided or given shape by Marshall, and therefore this law of demand, this also comes under Marshallian analysis. Now in general हम अभी तक डिमांड क्या करते आए हैं, लॉ ऑफ डिमांड की हमारा इनवर्स रिलेशनशिप होता है क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में। जब हमारा प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस होगी, और जब हमारा प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस होगी, और डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। बट हम लोग इस लॉ ऑफ डिमांड पे कैसे पहुंचे हैं, सो वी विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। सी, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ नॉट ओनली प्राइस बट ऑल्सो ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, ऑल्सो ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मतलब हमारा किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड सिर्फ उस प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इनकम पे भी डिपेंड करता है कंज्यूमर्स की। उसके जो सब्सटीट्यूट्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, जैसे अगर हम टी की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं तो कॉफी का क्या प्राइस चल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, टी का उसके ऊपर भी टी की डिमांड डिपेंड करेगी। शुगर का क्या प्राइस चल रहा है, मतलब जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं वो हमारा प्राइस डिटरमिन करते हैं, ठीक है, एंड इन टर्न डिमांड डिटरमिन करते हैं। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी मैटर करता है और टेस्ट भी मैटर करता है। तो हमारा जो टोटल डिमांड है दैट इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड, एज वी कैन सी ऑन स्क्रीन, on the income of the consumers. PR refers to price of related goods, that is price of substitutes and complements, and T refers to the tastes. So we say that when income price of related goods and tastes, they are given मतलब अगर हम ये बोलते हैं consumers की income and the price of related goods ये constant है, इनमें हम बोल रहे हैं कोई change नहीं आ रहा, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो अगर सिर्फ हमारा प्राइस में चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है हम वो मेजर करते हैं। तो तब हमारा डिमांड फंक्शन बनता है D refers to quantity demanded and this is a function of P, that is price. So we say that demand is a function of all these factors, but ये सारे factors को अगर हम constant लेते हैं तो हमारा डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन है वो हमारा लॉ ऑफ डिमांड बताता है, ठीक है। Now what are the types of demand? There can be price demand, there can be income demand, and there can be cross demand. So what is price demand? Price demand मतलब quantities of the good the consumer will purchase at various prices, बाकी सारी चीजों को constant रखते हुए, so that is price demand. Income demand मतलब कि जब हमारे consumer का income change होता है तो वो कितना demand करता है, कितना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करता है, बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखते हुए। तो जब हम प्राइस डिमांड बोलते हैं इसका मतलब यहाँ पे हमारा टेस्ट, इनकम, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। और जब हम इनकम डिमांड बोलते हैं तो यहाँ पे हमारा प्राइस ऑफ दैट गुड, taste and everything else is constant, that is price of related goods is also constant. Next is cross demand. क्रॉस डिमांड मतलब कि अगर हमारा सपोज हमने बोला कि हमारे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दो तरीके के होते हैं। वी से दैट रिलेटेड गुड्स देयर कैन बी सब्स्टिट्यूट्स एंड देयर कैन बी कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट्स वो होते हैं जो एक प्रोडक्ट की जगह हम दूसरा प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो साथ में यूज किया जाता है। सो सब्स्टिट्यूट्स मतलब और, या तो हम टी कंज्यूम करेंगे या हम कॉफी कंज्यूम करेंगे, या हम पेन से लिखेंगे या हम पेंसिल से लिखेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो कुछ साथ में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, टी एंड शुगर, कार एंड पेट्रोल, सो ऑल दीज थिंग्स वो हैंड इन हैंड। तो क्रॉस डिमांड क्या होता है? जब हमारा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है या डिमांड में चेंज आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से। मतलब अभी सपोज कि हमारा जो टी का प्राइस है वो 20 रुपीज है और कॉफी का प्राइस 30 रुपीज है। अब टी का प्राइस सपोज 20 रुपीज ही होता है और कॉफी का 25 हो जाता है, तो कॉफी का प्राइस रिड्यूस हुआ है। बट कुछ कंज्यूमर्स ऐसे भी होंगे जो टी की जगह कॉफी परचेज करेंगे क्योंकि अब उनको कॉफी चीप पड़ रही है एज कंपेयर्ड टू बिफोर, ठीक है। सो इस केस में टी की क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। सिमिलरली अगर हमारा कार एंड पेट्रोल का है, सो कार एंड पेट्रोल वी से दैट दे आर
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अगर हमारा कार का प्राइस सपोज अभी 2 लाख रुपीज है एंड पेट्रोल का सपोज 70 रुपीज है, उसके बाद सपोज नेक्स्ट टाइम हमारा इन नेक्स्ट टाइम पीरियड कार का प्राइस 2 लाख ही रहता है एंड पेट्रोल का प्राइस 120 रुपीज हो जाता है। सो इट बेसिकली मीन्स कि अब हमें ये भी देखना होगा कि हम कार अगर परचेज करते हैं तो पेट्रोल के ऊपर हमारा कितना एक्सपेंडिचर लगेगा। सो वी से कि कार की भी डिमांड में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पेट्रोल। So this is cross demand. The quantity of the good the consumer will purchase with reference to change in price, not of this good, but with reference to the interrelated goods, complementary and substitutes. Okay. Then there are three more types of demand. Individual demand. Individual demand matlab demand of from the aspect of an individual consumer. Next we have industry demand. Industry demand matlab एक particular product का total combined demand industry demand बोलते हैं. Firms demand या individual sellers demand, तो total demand for a particular product of an individual firm at various prices, that is termed as firms demand or individual sellers demand. So this what we discussed is law of demand and types of demand. Let us now discuss law of demand in Marshall's word with various assumptions. And जो मैंने initially starting में एक line बोली थी that why are we discussing law of demand with marginal utility analysis? Because this is the main reason for downward sloping demand curve, and we will discuss these reasons also. So we say that law of demand in Marshall's word, it is the amount demanded increase with a fall in price and diminishes with a rise in price. And the inverse price demand relationship is based on other things remaining equal. Now, law of demand is based on various assumptions, and these assumptions are that there is no change in taste and preferences of the consumer. There is no change in customs. There is no change in income. There is no change in price of related goods. There is no change in the habits of consumers, and there is no change in the quality of the product. ये सारी चीजें सेम रहते हुए हमारा लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. अब ये assumptions satisfy होना जरूरी क्यों है? क्योंकि मान लो अभी हमने ये बोला है कि डिमांड एंड प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप है, पर अगर उस पर्टिकुलर गुड का क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है, प्राइस सेम रहता है बट क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है, तो भी तो हमारी डिमांड में चेंज आएगा ना. तो इसलिए हम बोल रहे हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी कांस्टेंट है, और ये बाकी सारे assumptions भी हम ले रहे हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कस्टम्स, इनकम, price of related goods, habits of consumers, quality of product, all these things remain constant. That is, they are given. Now, what are the reasons for downward sloping demand curve? First is law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility, हमने marginal utility का curve discuss किया था, wherein the marginal utility curve is downward sloping. जितना ज्यादा हम एक particular product को consume करते हैं, उसकी utility हमारी successive units की consumption से जो utility हम derive कर रहे हैं, वो decline होती रहती है. तो जब हमारा price suppose reduce करता है P1 लेवल पे, अगर हम Q1 कंज्यूम कर रहे हैं और P2 प्राइस रिड्यूस करता है, तो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज करती है, और जब हमारी क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है. That is why we say that with the reduction in the price, quantity demanded increases, and when we consume more and more of a particular product, then the utility keeps on decreasing. So marginal utility keeps on decreasing. This is the reason that because of this law of diminishing marginal utility, demand curve is downward sloping. There are various other reasons for downward sloping demand curve. First is price effect. Price effect simple, जब हमारा price increase होता है, demand reduce होती है, price reduce होता है, demand increase होती है. Second is income effect. Income effect मतलब suppose अभी हमारे पास 100 रुपीज है, ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस सपोज 5 रुपीज है, तो हमारी रियल इनकम, रियल मतलब हमारी टोटल न्यूमेरिकल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी रियल इनकम. This is our income. This is price of say X commodity is 20. Now suppose that price of this reduces. Suppose हमारी income 100 ही रहती है, but price हमारा अब से कितना हो जाता है? 4 रुपीज हो जाता है. So this will be 100 divided by 4. तो हमारी रियल इनकम कितनी हो गई?
25. So our real income increases. और जब हमारा real income increase करता है with the reduction in the price, numerical income same है, nominal income same है, तो with the reduction in the price जब हमारा real income increase करता है तो हम ज्यादा quantity purchase कर पाएंगे. पहले हम सिर्फ 20 units purchase कर पा रहे थे अगर हम अपनी सारी income यहाँ पे spend करते हैं, और अब हम 25 units purchase कर पाएंगे. तो इसलिए एक और reason क्या है income effect का, जब प्राइस रिड्यूस होती है तो रियल इनकम इंक्रीज करता है और कोई भी कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी का या तो ये गुड परचेज कर सकता है या दूसरा गुड परचेज कर सकता है. Third type of effect which leads to downward sloping demand curve is substitution effect. So substitution effect says that when the price reduces, the price substitute good remain and the price of the substitute good remains same, the consumer will buy more of this good whose price has reduced. जैसे अभी हमने कॉफी का एग्जांपल लिया, फिर से एग्जांपल लेते हैं. Suppose that the price of tea is 20 and suppose that the price of coffee is also 20. Now suppose that the price of tea remains 20 and the price of coffee reduces to 10 units. So now consumers will think that coffee is cheap, let's purchase more coffee instead of tea. Substitute कर दिया उन्होंने जो एक सस्ता गुड है, जो एक चीपर गुड है, उसको एक एक्सपेंसिव गुड की जगह पे. सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. One of the main reason is law of diminishing marginal utility. अगर एग्जाम में MCQ आता है that downward sloping demand curve is because of the following reasons. So if you have law of diminishing marginal utility, price effect, income effect, और हो सकता है fourth option हो all of the above, you select all of the above. अगर law of diminishing marginal utility आता है और कोई भी इनके अलावा options आते हैं जो valid नहीं है, then you select law of diminishing marginal utility. वो किसी भी condition में valid होएगा. Fifth reason of downward sloping of demand curve is there are different uses of goods. So we say that when price increases, the good will be used only for important things. जिनकी हमें बहुत जरूरत है. अगर price increase हो जाएगा, हम उस good को consume नहीं करेंगे. We will find substitutes. We will find alternates. So we say, and hence when the price increases, demand will reduce. So these are the various reasons for the downward sloping demand curve. And with this, our law of demand, assumptions of demand, why demand curve is downward sloping, types of demand, all these things are clear. Okay. If you have any doubt, you can ask. Please take care. All the best for your exams. Prepare well and be regular with your preparation. That is very important. Take care.